नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं में आपसी जंग। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच बढ़ा मनमुटाव। संगीत सोम ने कहा, मैं बीजेपी के लिए प्रचार करता हूं, संजीव बालियान के लिए प्रचार नहीं करता। संजीव बालियान की मेरे सामने हैसियत नहीं। तो संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच बढ़ा मनमुटाव। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में तनातनी देखने को मिल रही है। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच जिस तरह से बयानबाजी निकलकर सामने आई, उससे साफ है कि दोनों के बीच मनमुटाव काफी हद तक बढ़ चुका है। संगीत सोम और संजीव बालियान को लेकर संजीव बालियान पर संगीत सोम का कहना है कि उनकी मेरे सामने हैसियत नहीं। संजीव बालियान का प्रचार मैं कभी नहीं करता। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता हूँ। बीजेपी उत्तर नहीं है संजीव बालियान का मेरे से बात करने का। नहीं, संजीव बालियान का प्रचार मैं कभी नहीं करता। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता हूँ। बीजेपी उत्तर नहीं है संजीव बालियान का मेरे से बात करने का। तो ये बयान आपने सुना, किस तरह से संगीत सोम का बयान सामने आया है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी के प्रचार के लिए निकलते हैं, संजीव बालियान के प्रचार के लिए नहीं, उनकी हैसियत नहीं है। तो इस तरह से साफ तौर पर जिस तरह से मीडिया के सामने ये बातचीत निकलकर सामने आई है, मनमुटाव और तनातनी कहां तक है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले आपसी तनातनी भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देखना होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता रमन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। जी रमन, जिस तरह से संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच तनातनी देखने को मिल रही है, पश्चिम में क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति रहने वाली है और इससे संगठन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रियंका, जैसा कि आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से इस बार भी जो भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान बनाए गए हैं। केंद्र सरकार में मंत्री हैं संजीव बालियान और बड़े नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सीट पर। लेकिन काफ़ी दिनों से संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में मनमुटाव चल रहा था। उनके समर्थकों के बीच में भी जो जाति का जो मनमुटाव था वो चल रहा था, तनातनी चल रही थी। लेकिन सीएम योगी की रैली के दौरान जो मनमुटाव था वो बड़े स्तर पर दिखा और सबके सामने आया। आपको बता दें कि सीएम योगी की रैली में जो सरधना विधानसभा में थी, जहां से 2 बार विधायक रहे हैं संगीत सोम और इस बार भले वो चुनाव हार गए थे, वहां जब संगीत सोम का नंबर आया भाषण देने का तो उन्होंने सिर्फ सीएम योगी का स्वागत किया। जबकि प्रोटोकॉल होता है कि नियम होता है कि प्रत्याशी का भी नाम लिया जाता है। ऐसे में प्रत्याशी का नाम ना लेना पड़े, इसलिए संगीत सोम ने किसी का नाम नहीं लिया। हालांकि वहां तो लोग कयास लगा रहे थे कि संगीत सोम ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। लेकिन रैली के बाद में जब संगीत सोम से मीडिया वालों ने सवाल किए तो संगीत सोम का जो अंदर का जो गुबार था वो बाहर आ गया। संगीत सोम से जब पूछा गया कि बड़ी नाराजगी है क्षेत्र में भाजपा को लेकर, तो उन्होंने कहा संजीव बालियान से पूछिए, वो 10 साल से सांसद हैं, नाराजगी क्यों है ये वो बता पाएंगे। इतना ही नहीं, जब संगीत सोम से पूछा गया क्या आपकी संजीव बालियान के लिए प्रचार करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं संजीव बालियान के लिए नहीं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा, भाजपा के लिए प्रचार करता हूं। इतना ही नहीं, संगीत सोम ने ये भी कहा कि जो वहाँ का जो क्षेत्र एक 24सी बोला जाता है, जहाँ छत्र राजपूत ओटो की बड़ी आबादी रहती है, वो जब पूछा गया आप 24सी में बड़ा विरोध है संजीव बालियान का, तो उन्होंने कहा हाँ और आपका समर्थन वो लोग करते हैं। तो संगीत सोम ने कहा बिल्कुल, अगर उन 24सी के लिए मैं जान छिड़कता हूं, इसलिए वो मेरा समर्थन करते हैं और 24सी सही जगह पर वोट देगा। और जब संगीत सोम के इस बयान पर जब संजीव बालियान से मीडिया वालों ने सवाल किया तो संजीव बालियान ने कहा अगर नाराज है, व्यक्ति के अंदर मनमुटाव है तो वह अपनी नाराजगी बता सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन वो पूरे वर्ग का, पूरी जाति का ठेकेदार ना बने। संजीव बालियान के इस बयान के बाद में जो है वो सियासत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है और ज़्यादा चढ़ गई है और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भाजपा में जो 2 गुट बन गए हैं ये कहीं ना कहीं भाजपा को डैमेज करने वाले हैं। क्योंकि संजीव बालियान भी बड़े नेता हैं और संगीत सोम भी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और अपने समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। आपको बता दें कि संगीत सोम भी लोकसभा टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। ऐसे में उनका जो
गुस्सा था वो और भी ज़्यादा हो गया है। वैसे संजीव बाल्यान और इनमें संगीत सोम में पहले भी कोल्ड वार चलती रही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग जो संजीव बाल्यान ने खुले मंच से की थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनना चाहिए और साथ में यहाँ पर हाई कोर्ट भी बनना चाहिए, इसको लेकर संगीत सोम ने उन पर खुला बयान भी दिया था, हमला भी किया था और कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बना के इस पूरे इलाके को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं लोग। ऐसे में संजीव बाल्यान और संगीत सोम एक साथ नहीं प्रचार कर रहे हैं, जिसका घाटा भाजपा को मुजफ्फरनगर सीट ही नहीं आसपास की सीटों पर भी लग सकता है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अब खुल्लम खुल्ला तनातनी देखने को मिल रही है संगीत सोम और संजीव बाल्यान के बीच में, और संगीत सोम का तो जिस तरह से बयान आया है अब ये साफ हो चुका है कि संजीव बाल्यान के पक्ष में खड़े हुए बिल्कुल दिखाई नहीं देते। ये जो स्तर बाहर निकल कर आया है तनातनी का या आपसी रंजिश का भारतीय जनता पार्टी में, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से आगे क्या कुछ निकल कर अभी तक सामने आया है? आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कद्दावर नेता हैं? बिल्कुल, जब संगीत सोम को जब टिकट नहीं दिया गया था और फिर से संजीव बाल्यान को ही प्रत्याशी बनाया गया, उस समय भी जो भाजपा आला कमान है उसने संगीत सोम को भरोसे में लिया और उन्हें बहुत सारी चीज़ों को लेकर समझाया कि किस तरीके से साथ में काम करना है और जो मोदी सरकार का जो लक्ष्य है, जो भाजपा का लक्ष्य है, जो 400 सीटों का, यूपी में 80 सीटों का, उसे पूरा करना है। हालांकि संगीत सोम जो कि अपनी विचारधारा के रूप में कट्टर माने जाते हैं, फायर ब्रांड माने जाते हैं पश्चिम में, उनका कई मामलों को लेकर उनका नाम विवादों में भी आया था। ऐसे में वो भाजपा से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जो उनके सुर हैं और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो संजीव बाल्यान के समर्थन में अभी तक नहीं दिख रही। ऐसे में कल जो वाकया हुआ, राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, या उसके बाद में जो संजीव भाजपा आला कमान है उसने कहीं ना कहीं जो वहाँ के प्रभारी होंगे पश्चिम क्षेत्र के लोकसभा के, उनको जिम्मेदारी जरूर सौंपी है कि संजीव बाल्यान और संगीत सोम का जो मनमुटाव है उसे कम किया जाए, क्योंकि अगर मनमुटाव रहता है तो भाजपा को वहाँ घाटा होगा। और अगर जल्दी, क्योंकि वहाँ पर जो चुनाव हैं वह पहले दूसरे ही चरण में है, ऐसे में शुरुआती चरण में है, ऐसे में अगर नाराजगी बनी रहती है तो भाजपा के लिए बड़ी टेंशन वाली बात है। ऐसे में भाजपा आला कमान ने अपनी टीम लगा दी है और हो सकता है जल्द ही संगीत सोम और संजीव बाल्यान के जो मनमुटाव है वो कम हो पाए। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि टीम लगा दी गई है, मनमुटाव कम करने की कोशिश संगठन की तरफ से ज़रूर की जाएगी, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि जिस तरह से ये तनातनी देखने को मिली है, भारतीय जनता पार्टी अगर इस पर डैमेज कंट्रोल नहीं करती है तो चुनावी मौसम में बीजेपी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपको जैसे बताया कि वहाँ पर ऐसे 24 गांव हैं जिसे 24 बोला जाता है, जहां क्षत्रिय और राजपूत समाज की बड़ी आबादी है और माना जा रहा है कि पश्चिम क्षेत्र में अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि राजपूत समाज की महापंचायत हुई है, जिसमें भाजपा के खिलाफ नारेबाजी हुई है, भाजपा के खिलाफ मोर्चेबंदी की गई है कि भाजपा को किसी तरीके से हराना है, क्योंकि भाजपा क्षत्रिय विरोधी हो गई है। ये हैरान करने वाली बात है, क्योंकि भाजपा पर जो है वो क्षत्रियों को फायदा देने का अब तक इल्जाम लगता था, वहीं अब भाजपा विरोध का इल्जाम लगता है। ऐसे में उसी पश्चिम क्षेत्र की मुजफ्फरनगर सीट पर अगर 24 क्षेत्र में अगर संगीत सोम, जो कि वहां के बड़े नेता माने जाते हैं, 2 बार के पूर्व विधायक और कट्टर नेता हैं, अगर वह संजीव बाल्यान को लेकर उनका ऐसा ही रुख रहता है और अगर 24 जो इलाका है वो अगर संजीव बाल्यान के विरोध में खड़ा हो जाता है तो भारी नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा और संजीव बाल्यान को तो बहुत बड़ी टेंशन हो सकती है। जी बिल्कुल रमन, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीएसपी ने बदला नारा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारे को बदल दिया गया है। अब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे पर बीएसपी लड़ेगी चुनाव। नए नारे से निकाले जा रहे हैं सियासी समीकरण। तो बहुजन समाज पार्टी ने बदला पार्टी के लिए अपना नारा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बजाय अब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे को लेकर बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रही है। नए नारे से निकाले जा रहे हैं सियासी समीकरण। तो कहीं ना कहीं
बहुजन समाज पार्टी बहुजन को लेकर और खास तौर से दलितों को साधने के लिए लगातार जिस तरह से कवायद कर रही है, लंबे समय से माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट है, यानी कि दलित समुदाय कहीं ना कहीं छिटका हुआ पिछले चुनाव में देखा गया है। और यही वजह है शायद कि बीएसपी ने एक बार फिर से दलितों को साधने के लिए, दलितों को अपने खेमे में करने के लिए सर्वजन हिताय का नारा बदलकर अब बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के नारे को लेकर आगे बढ़ने वाली है। 24 के चुनाव से पहले भारतीय बहुजन समाज पार्टी के जो सियासी समीकरण के साथ ही साथ जो रणनीतिक पैंतरेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसका कितना फायदा 2024 के चुनाव में मिलता है बीएसपी को, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, बीएसपी जिस तरह से लगातार एक के बाद एक रणनीतिक चाल चलती हुई नजर आ रही है, पहले अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान और अब बीएसपी के नारे को बदलकर जिस तरह से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की जा रही है, क्या लग रहा है आपको कि शतरंज की बिसात पर, यानी कि चुनावी बिसात पर बड़ा ही सोच समझकर और सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है? जी मोहम्मद आसिफ, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, शायद संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। तो लगातार आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से अपने नारे को बदलकर नए समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस बात का अंदेशा और संकेत साफ साफ दे दिए हैं कि बहुजन समाज पार्टी पूरी रणनीति के साथ साथ 24 के चुनाव में उतरने वाली है। पहले तो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान और उसके बाद जिस तरह से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हुए नजर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी का पूरा फोकस इस बार के चुनाव में अपने कोर वोट बैंक यानी कि दलित और मुस्लिम दोनों को अपने खेमे में वापस लाने का है। पिछले कई चुनावों से बहुजन समाज पार्टी का ये वोट बैंक छिटका हुआ माना जा रहा था और यही वजह है कि अलग अलग पार्टियों को इसका फायदा हुआ था। हालांकि पिछले इलेक्शन में जिस तरह से माना जा रहा है कि सपा और बसपा का गठबंधन था, उसका ज्यादा फायदा बसपा को होता हुआ नजर नहीं आया। अब देखना ये होगा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे की जिस तरह से मायावती बात करती हुई नजर आ रही हैं, उसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले 2024 के चुनाव में। तो लगातार 2024 के चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी की नई रणनीति आई बाहर, चुनावी नारे से चुनावी समीकरण को साधने की कोशिश। और इसी खबर पर लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मायावती ने एक बार फिर से चुनावी बिसात पर नई चाल चलने की कोशिश की है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे के साथ अब बीएसपी आगे बढ़ने वाली है चुनावी दौर में। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती अच्छी तरह जानती है कि किस चुनाव में कौन सा नारा देना है और कौन सा स्लोगन देना है। कभी बसपा सुप्रीमो मायावती ने चढ़ गुंडों की छाती पर नारा देकर सत्ता में वापसी की थी और इधर बीच अगर बात करें तो सत्ता से काफी दूर नजर आ रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। लेकिन इस बार लोकसभा की चुनाव की बात करें तो काफी एक्टिव भी नजर आ रही मायावती और इस चुनाव में उन्होंने सर्वजन हिताय का नारा छोड़कर सर्वजन सुखाय जो है बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का नारा दिया है। तो कहीं ना कहीं मायावती ने अपने दलित वोटरों को हिट करने के लिए जिस तरह से यह स्लोगन दिया है और उनका जो प्रेस नोट जारी हो रहा है उस लेटर पैड में भी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्लोगन दिया है। फिलहाल जिस तरह से काशीराम के नारे के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार राजनीतिक क्षेत्र में बदलती रही और यही वजह रही कि वह मुख्यमंत्री भी बनी और इसके बाद कभी बसपा सुप्रीमो मायावती का दबदबा हुआ करता था और खास बात यह रहती थी कि हर चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती कोई न कोई नारा कोई न कोई स्लोगन दे देती थी। लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में दलित हिताय दलित सुखाय का नारा देकर एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है और इससे यह साफ तौर पर जाहिर है कि बसपा सुप्रीमो मायावती यह बताना चाहती है कि उनके दलित वोट बैंक में कोई सेंधमारी नहीं कर सकता है। एक तरफ जहां चंद्रशेखर रावण दलितों के ऊपर राजनीति करने का जो राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पीडीए नारा देकर समाजवादी पार्टी भी दलित को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं सपा और बीजेपी और चंद्रशेखर रावण की जो एक्टिविटी है इससे
बसपा सुप्रीमो मायावती की टेंशन भी बढ़ती दिखाई दे रही है और सूत्रों का यह कहना है कि यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार स्लोगन चेंज कर एक मैसेज देने की कोशिश की है कि दलित वोट बैंक उनका है। जी बिल्कुल, तो मैसेज देने की कोशिश की है। साथ ही साथ पिछले चुनाव में अगर देखें तो जिस तरह से माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छिटक कर दूसरी पार्टियों में गया है, उसे वापस लाने की भी कवायद की जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से बीएसपी 24 के चुनाव में कोशिश करती हुई नजर आ रही है, क्या आने वाले समय में इसका फायदा बीएसपी को मिलता हुआ नजर आ सकता है और क्या बाजी पलट सकती है 24 के चुनाव में? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती शुरू से ही दलित और पिछड़ों की बात करती है और सारा फोकस उनका दलित और पिछड़ों की तरफ होता है और कैंडिडेट के सहारे वह अन्य जातियों का वोट बैंक भी साधने की कोशिश करती है। और इस बार उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि दलित वोट उनका है और साथ ही साथ मुस्लिम और ब्राह्मण कार्ड खेलकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से चुनावी जो बैतरणी पार करनी है उसमें वह गोते लगा रही है। और बता दें कि 2007 से लगातार बसपा का नारा चेंज होता चला रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती दलितों को अपने पाले में रखने के लिए नए नए नारे करती रहती है। कभी वह दलितों को जागरूक करती है नारों को देकर और कभी वह बताने की कोशिश करती है कि दलित उनका है, अपना है और उनका वोट बैंक है। लेकिन जिस तरह से लगातार सियासत बदली है, अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो कभी बसपा सुप्रीमो मायावती का दबदबा हुआ करता था और उनकी तूती बोलती थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन करने के बावजूद भी 10 सांसद उनके बन पाए। और आगे जो जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी काफी शिकस्त मिली, तो कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक था बसपा सुप्रीमो मायावती का वह खिसकता दिख रहा है, वह बीजेपी की तरफ रुक कर चला है। और कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर आजाद है वह भी कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी करने में जुट गए हैं। और इसी प्रयास में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी लगे हैं। लेकिन जो तस्वीर सामने आने वाली है उसमें साफ जाहिर हो गया है कि कहीं न कहीं जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती दलित वोट बैंक को अपना हक मानती है, यह खिसकता दिख रहा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की जो ताकत है वह और भी कम हो सकती है। लेकिन इस जो खोई हुई विरासत है और जो जलजला था बसपा सुप्रीमो मायावती का वह। जी मोहम्मद आसिफ, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल बस पलटी, 6 बच्चों की हुई मौत। जीएल पब्लिक स्कूल की बस में सवार थे 40 बच्चे। बस हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल। तो महेंद्रगढ़ से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जीएल पब्लिक स्कूल की बस पलटी है। बस पलटने से कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। बस में सवार थे 40 बच्चे। बस हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल। स्कूल बस पलटने से 6 बच्चों की मौके पर हुई मौत। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बेहद दर्दनाक की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। छोटे छोटे बच्चे बस में सवार, स्कूल की बस में सवार थे। अचानक बस पलटने से 6 बच्चों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। इसके अलावा भारी संख्या में बच्चे घायल भी बताए जा रहे हैं। और उसके बाद अगली खबर जयपुर से निकलकर सामने आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा का तूफानी दौरा। बाड़मेर में करेंगे जनसभा को संबोधित। गंगानगर में भी रैली करेंगे भजनलाल शर्मा। तो जयपुर से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चुनावी प्रचार प्रसार का जिम्मा सीएम भजनलाल के कंधों पर। ऐसे में तूफानी दौरा लगातार सीएम भजनलाल का लगा हुआ है। जयपुर से अहम जानकारी, बाड़मेर में करेंगे जनसभा को संबोधित। इसके बाद गंगानगर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। तो लगातार अलग अलग राज्यों में लोकसभा चुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी और उनके कद्दावर नेताओं के तूफानी दौरे चल रहे हैं। राजस्थान में भी गंगानगर और बाड़मेर में आज जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।
और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से संवाददाता राहुल जांगिड़ लाइव जुड़ चुके हैं। जी राहुल, भजनलाल शर्मा जिस तरह से आज बाड़मेर में जनसभा के बीच में पहुंचेंगे, चुनावी रैली भी करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी की स्टार प्रचारकों की एंट्री हो रही है, उसको लेकर खुद भजनलाल शर्मा ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार जितनी विधानसभा और जितनी लोकसभा सीट पर स्टार प्रचारकों की एंट्री, वहाँ पहले भजनलाल पहुंच रहे हैं और वहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लगातार ले रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर और दौसा के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसको लेकर खुद भजनलाल वहाँ पहुंचे हैं। और आज का मैं बता दूं कि करीबन 12 बजे अलवर की कठुमर में भजनलाल पहुंचेंगे और वहाँ पहुंचकर एक आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद करीबन 4 बजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका करौली का कार्यक्रम है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद भजनलाल शर्मा एक साथ सीट पर रहने वाले हैं और वहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में पूरी जान और ताकत फूटती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर, क्योंकि बीजेपी इस बार कहीं नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी के राजस्थान में इस बार हैट्रिक होने वाली है, जिसको लेकर बीजेपी कहीं ये नहीं चाहती कि इस बार कहीं भी कमी रह जाए। जहां भी कमी लग रही है वहां खुद बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं उनकी एंट्री करवा रहे हैं। पहले अमित शाह के राजस्थान के दौरे पर आए, फिर खुद योगी, राजनाथ सिंह, फिर लगातार राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दूसरे दिन आ रहे हैं और जहां भी कमी लग रही है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं उसको। लेकिन इस बार जो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उनके कंधे पर कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी इस बार लोकसभा चुनाव में है, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री नया चेहरा के रूप में भजनलाल को देखा गया है और भजनलाल शर्मा के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि कुछ 25 की 25 जो सीटें हैं राजस्थान में, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाला जाए। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से 25 सीटों को लेकर तैयारी सीएम भजनलाल शर्मा की लगातार चल रही है, तूफानी दौरों की बात करें तो किस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, और आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो कार्यक्रम को लेकर उत्साहित जनता किस तरह से नजर आ रही, कितनी भारी संख्या में आज लोग इकट्ठा होंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के जो भी अब तक कार्यक्रम हुए हैं उनमें लगातार जिस तरह का जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कि अगर हम कोटपुतली की बात करें, उससे पहले पुष्कर की बात करें, दोनों ही राजस्थान की अब तक की जो है बड़ी जनसभा देखने को मिली है। लगातार खासकर जो महिला कार्यकर्ता है या महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि वो सुबह जब भी जैसे 10 बजे का कार्यक्रम है तो करीबन 7 से 6 बजे वो वहाँ पहुंच जाती है, लेकिन कभी उनमें उसका कम नहीं होता। चाहे से उनका कहना होता है कि चाहे से रात के 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उनको देखने के लिए हम बैठे रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है उसको लेकर कहीं ना कहीं राजस्थान में पूरे देश भर में जनता पसंद कर रही है। जी बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह का उत्साह है, आज पीएम खुद भी वहां पर पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम लगातार लगे हुए हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें और खासतौर से अगर विपक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की तैयारी में कितना अंतर देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष भी राजस्थान में कहीं ना कहीं अब अपनी कोर कसर नहीं छोड़ रहा, क्योंकि कुछ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खुद सोनिया गांधी ने अभी राजस्थान का दौरा किया था। उसके बाद अब खुद राहुल गांधी वो चुनावी दौरे पर है, तो बीकानेर वो पहुंचेंगे, उनका राजस्थान का आज दौरा है। इसके बाद खुद 14 से 15 तारीख को उनका प्रियंका गांधी का उनका प्रस्तावित दौरा तय हुआ है। खुद क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बार कोर कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक बड़ा टास्क है कि इस बार जो बीजेपी की जो हैट्रिक है उसको रोकने के लिए वो लगातार कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं उनकी एंट्री राजस्थान में करवा रही है। लगातार तो जो यहाँ के बीजेपी के जो कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके जो भाषण है, जो उनकी शैली है, उनको कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता कांग्रेस में सबसे ज्यादा पसंद कर रही है। उनके लगातार राजस्थान में अलग अलग विधानसभा लोकसभा सीट है, वहाँ पर लगातार राजस्थान में दौरे करा रहे हैं। और उनकी तरफ से भी कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के हैट्रिक इस बार वो नहीं होने दे। अगर हम बाड़मेर विधानसभा की बाड़मेर की बात करें तो वहां से भी आपको बता दें कि उम्मीदवार बेनीवाल, उन्होंने हनुमान बेनीवाल की जो पहले के वो आरएलपी से गठबंधन में आए थे, उन्होंने कांग्रेस से वहां पे वो लोग खड़ा किया है। और खुद बीजेपी की अगर बात करें कैलाश चौधरी वहां से तो भजनलाल सरकार में मंत्री बनते रहे हैं, उन्होंने वहां से दाव खिलाया। और खुद एक 36 साल के लड़के ने बाड़मेर विधानसभा से निर्दलीय ताल ठोकी है, क्योंकि बाड़मेर विधानसभा वो है, वहां से त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिला है। बाड़मेर की वो सीट जहां से हर किसी की इस बार राजस्थान पर नजर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल राहुल, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।